हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जील एजुकेशन प्लानिंग। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और यह जो है बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है। यह एग्ज़ाम जो कंडक्ट हो रहा है 29 फरवरी को, उसके लिए। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस पार्ट से मतलब कौन कौन से क्वेश्चन बनने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अभिक्रिया तथा उसके प्रकार जितने भी होते हैं यह लॉन्ग टाइप में पूछा जाएगा। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, यह सबको देख लेना अच्छे से। और संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा, उदाहरण ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, अम्ल क्षार जो लवण की परिभाषा, उदाहरण सहित बेकिंग सोडा बनाने की विधि, धामन सोडा बनाने की विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, धातु तथा अधातु में अंतर, विद्युत रासायनिक श्रेणी, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संतृप्त तथा असंतृप्त में अंतर, सजातीय श्रेणी, यूपीएससी ने, साबुनीकरण और पाचन तंत्र, यह सब जो है 100 में से 100% पूछे ही जाएंगे, यह बात को याद रखिएगा। परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन, पराग और पराग के प्रकार, परागण जो होता है और उसके प्रकार, पुष्प की संरचना, यह इम्पोर्टेंट है। डीएनए तथा आरएनए में अंतर, नर तथा मादा जनन तंत्र, मेंडल के आनुवंशिकता का नियम, एकल संकर और संकरण, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, मेंडल के आनुवंशिकता का नियम। एक संकर तथा द्विसंकर संकरण, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, मानव मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के नियम, अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनना, यह 6 जो होते हैं उनको देख लीजिएगा। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के जो नियम है, लेंस की क्षमता, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष, मानव नेत्र की संरचना, ओम का नियम, विद्युत धारा, विद्युत प्रतिरोध, और इनमें जो होता है श्रेणी क्रम समायोजन और समांतर क्रम समायोजन में से कोई एक रहेगा। इस बार इंपॉर्टेंट है कि श्रेणी क्रम समायोजन पूछा जाएगा। समांतर क्रम भी देख लीजिएगा, लेकिन श्रेणी क्रम इस बार हो सकता है संभवतः पूछेगा। चुंबकीय बल रेखाएं, बायो-सेवर्ट का नियम, फ्लेमिंग के बाएं और दाएं हाथ का नियम, समांतर क्रम समायोजन, मैक्सवेल के दक्षिणा पेच का नियम, विद्युत धारा के विद्युत प्रभाव, फैराडे का नियम, ओजोन परत का अपक्षय मतलब क्षरण, ऊर्जा के स्रोत। स्टार्ट कर देते हैं हम लोग आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उत्तल दर्पण के फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 64 सेंटीमीटर है, उसका हम लोग को फोकस दूरी बतानी है। तो देखिए, फोकस दूरी उत्तल दर्पण जो होता है इस तरीके से बनता है, सॉरी ये उत्तल है, उत्तल दर्पण इस तरीके से बनता है। इसका जो है वक्रता त्रिज्या वह दिया है 64, तो फोकस जो होता है वह त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। यानी हम लोग क्या करेंगे, 64 में 2 से भाग लगा देंगे तो यह आ जाएगा हम लोग का 32 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। सेकंड क्वेश्चन है, वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है
देखिए मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सभी। तो मीटर हो या सेंटीमीटर हो या मिलीमीटर हो, यह सब लंबाई मापने के लिए होते हैं। लंबाई मापना, देखिए जो यह त्रिज्या है यह भी एक प्रकार का लंबाई है। इस वजह से इन तीनों का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर बनेगा डी। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है वास्तविक व सीधा, आभासी व सीधा, आभासी व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। तो देखिए उत्तल दर्पण जो होता है इससे हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। किसी दर्पण के से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। या क्वेश्चन पूछ सकता है कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है तो वह दर्पण है, किस टाइप का है? तो देखिए इसका ऑप्शन है केवल समतल दर्पण, केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, या तो समतल या तो उत्तल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यही। देखिए समतल दर्पण में भी क्या होता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है, और उत्तल दर्पण में भी आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। देखिए एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या जो होता है वह फोकस का दूना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा करा देंगे 10 में, तो आ जाएगा करेक्ट बी। इसका करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन इधर उधर हो गया है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, तो खट्टे जितने होते हैं विटामिन सी का अच्छा स्रोत होते हैं। तो ऑप्शन है अंडा, मछली, गेहूं और संतरा। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा संतरा। वेरी वेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह विटामिन बी की कमी से होता है, और इसमें ऑप्शन है विटामिन B1, B2, B3 या B5। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा B1। निम्नलिखित में से मनुष्य के लार में पाया जाता है टायलिन, लाइसोजाइम, पेप्सिन। टायलिन व लाइसोजाइम दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर है टायलिन। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में, वृद्धि में। तो करेक्ट आंसर है श्वसन में। ऊर्जा की मुद्रा है, ऊर्जा की मुद्रा है। यह क्वेश्चन पूछे निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन है डीएनए, एटीपी, आरएनए, क्लोरोफिल। तो देखिए ऊर्जा जो होता है एटीपी के रूप में होता है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा एटीपी। प्रोपेन का आणविक सूत्र। देखिए प्रोपेन जो होता है यह एल्केन समूह का है। तो एल्केन में जो होता है सिंगल बॉन्डिंग के लिए होता है। तो यहाँ प्रोप जो होता है 3 कार्बन के लिए होता है। तो 3 कार्बन लिख लेते हैं और इनके बीच में सिंगल बॉन्डिंग बना देंगे। तो इसकी वैलेंसी कार्बन के चार तरफ से हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, मतलब 3 तरफ से हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक तरफ से बॉन्डिंग है, एक ही बॉन्डिंग है। और इधर भी हम लोग ले देंगे हाइड्रोजन, इधर तो मान लीजिए है ही, इधर भी हाइड्रोजन दे देते हैं और ऊपर भी हाइड्रोजन और नीचे भी इधर दे देते हैं
और एक इधर, यह पूरा बैलेंस हो चुका है। तो देखिए 3 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसका सूत्र बन जाएगा C3H8। इसमें बोला गया है कि कुल जो है सह संयोजी आबंध कितने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हाइड्रोजन ही है, इसके साथ साथ संयोजी बंध बन गया। एक यहाँ कार्बन के बीच और इस कार्बन के बीच एक और बना है, तो टोटल मिला के 10 सहसंयोजिक बंध बनते हैं। करेक्ट आंसर होगा ए। 7 सहसंयोजिक बंध और 8 सहसंयोजिक आबंध और 9 असंयोजिक आबंध, यह जो है करेक्ट नहीं है। प्रोपेन का सूत्र लिखना जो कि अभी बताया है, तो फिर से देख लीजिए। प्रोप मतलब होता है 3 कार्बन, और 3 कार्बन के बीच देखिए एल्केन समूह का, इसलिए सिंगल बॉन्डिंग से जोड़ देंगे, तो हम लोग का हो जाएगा C3H8। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। प्रोपेनल किसका सूत्र है, मतलब प्रोपेनल का सूत्र कौन सा है, तो C2H5O C3H6O और यहाँ पर C4H8O और C3H5O। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा C3H6O। एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम। एथ के लिए 2 कार्बन के लिए हम लोग एथ लिखते हैं, तो एथिल में अगर से मान लीजिए अल्कोहल जुड़ा है तो उसमें अल जोड़ना पड़ेगा, तो हो जाएगा अल, तो एथेनॉल इसका आईयूपीएसी नेम बनेगा। तो करेक्ट आंसर है सी, एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम एथेनॉल होगा। निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक है। संतृप्त जो होते हैं वह सिंगल बॉन्डिंग होता है कार्बन कार्बन के बीच में, और डबल बॉन्डिंग या ट्रिपल बॉन्डिंग है तो वह जो होगा वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या फिर असंतृप्त यौगिक कहलाएंगे, जो कि करेक्ट आंसर है सी। निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है। एथेनॉल, एथेनल, मेथेनॉल ये है, और मेथेनल है, और एथेनॉल है, एथेन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेथेनल, क्योंकि हम लोग देखिए एल्डिहाइड में जो होता है अल जोड़ देते हैं। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किसमें, लाल रंग में, पीले रंग में, बैगनी रंग में और हरे रंग में। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा सी, बैगनी रंग में। देखिए अगर से कलर की बात की जाए रंग में कि किस रंग का जो होता है तरंग दैर्ध्य अधिक है, तो हम लोग इसमें लाल रंग को टिक करेंगे। लेकिन इसके अलावा कुछ भी पूछेगा, प्रकीर्णन अपवर्तन सब में बैगनी अधिक होता है, सिर्फ तरंग दैर्ध्य लाल का अधिक होता है, नहीं तो बकिया सब बैगनी रंग का अधिक होता है। आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। ऑप्शन है पश्चिमाभि मांसपेशियां, जिसे सिलियरी मांसपेशियां भी बोलते हैं। दूसरा है नेत्र लेंस, तीसरा है पुतली, और चौथा कार्निया या सूक्ष्ममंडल। दूसरा करेक्ट आंसर है पुतली। यह इम्पोर्टेंट है और बहुत ही कंफ्यूजन वाला है, तो इसलिए याद रखिएगा कि प्रकाश को नियंत्रित करने का कार्य पुतली का होता है। एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, उसमें नेत्र का दोष बताइए। देखिए हम लोग इसमें क्या हो रहा है कि दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है,
यानी हम लोग कह सकते हैं कि नज़दीक की दिखती है, तो नज़दीक का दिख रहा है तो वो दोष नहीं है, इस वजह से यह निकट दृष्टि दोष के अंतर्गत आएगा। देखिए, जिसमें जो प्रॉब्लम होती है उसके जस्ट विपरीत वह आंख में दोष उत्पन्न होता है। इसमें क्या है कि हम लोगों को दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है, यानी नज़दीक वाली दिखती है, तो नज़दीक वाला दिखती है तो इसलिए निकट दृष्टि दोष इसका नाम हो जाएगा। सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए दोपहर में जो होता है सूर्य एकदम सफेद प्रतीत होता है। इसमें से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है? तो उत्तल दर्पण का अधिकतम होता है। किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी या 3 गुना करने पर उसके प्रतिरोध हो जाता है। तो देखिए, प्रतिरोध जो होता है आर, उसकी किसी तार की लंबाई बढ़ाने पर उसका बढ़ता है, यानी दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यल जब हम लोग 3 गुना करेंगे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है कि बढ़ता है कि घटता है कि कभी घटता है और कभी बढ़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ता है। प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में समान होता है। देखिए, प्रतिरोध में जो समांतर क्रम समायोजन में विभव इक्वल बहता है, यानी विभवांतर जो होता है सब में समान ही होता है, लेकिन जो धारा होता है वह श्रेणी समांतर क्रम में अलग अलग होता है। यानी यह सब में मान लेते भी विभव गया है, तो इसमें जो होगा धारा I1 I2 I3 करके जाएगा, क्योंकि तीनों का धाराएं अलग अलग बहेंगी, जिसका करेक्ट आंसर होगा विभवांतर। 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक तार समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए, 4 ओम का जो प्रतिरोध है वह n चालक तार में समान रूप से जोड़ा गया था, यानी 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/4, फिर प्लस 1/4, और इसी तरीके से डैश डैश अनंत तक जाएगा, और यह हो जाएगा 1/r जो तुल्य प्रतिरोध, और सबको ऐड करेंगे तो यह क्या हो जाएगा? 1/r बराबर हो जाएगा n/4, और r की वैल्यू चाहिए तो हम लोग रिवर्स कर देंगे, तो r बराबर हो जाएगा 4/n, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R/R डैश का अनुपात बताइए। देखिए, पहले प्रतिरोध जो था वह R1 वह R था, अब यह क्या कर दिया गया, मतलब R प्रतिरोध था उसको फिर काट दिया गया, यानी इसको 4 भागों में बांटेंगे तो यह हो जाएगा R1 की वैल्यू R/4, फिर R2 की वैल्यू बात करें तो इसी तरीके से वह भी हो जाएगा R/4, और R3 जो होगा वह भी कितना हो जाएगा? R/4, और R4 जो हो जाएगा चौथा टुकड़ा वह भी हो जाएगा R/4। हम लोग को निकालना है जो इसका तुल्य प्रतिरोध, ये पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में जोड़ने के लिए, तो इसका जो है प्रतिरोध दे दिया है R डैश, और यह हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4।
अब यहाँ पर जो वैल्यू रखेंगे तो यह हो जाएगा 1/r/4 और प्लस हो जाएगा 1 मतलब 1/r/4 और इसी तरीके से यह सभी हो जाएंगे 1/r/4 और प्लस 1/r/4। तो सबको हम लोगों को पहले सॉल्व करेंगे तो यह जो 4 ऊपर चला जाएगा तो हम लोग को मिल जाएगा यह 1/r' बराबर हो जाएगा 4/r प्लस 4/r प्लस 4/r प्लस 4/8। अब देखिए हर दोनों का चारों का एक ही है तो यह हो जाएगा 1/r' बराबर यहाँ नहीं, यहाँ पर r' बराबर हो जाएगा 16/r। अब हम लोग उससे वैल्यू पूछा गया इसका तो यह r को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा r/r' और ये बराबर आ जाएगा 16/1 यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला है यदि R प्रतिरोध के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तथा एक R प्रतिरोध को इसके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। देखिए यहाँ पर यह जो है दो ठो समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ दिया गया है और एक को इनके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है और यह जो है यह भी R प्रतिरोध है, इसका भी R ही है और इसका भी R ही है। तो पहले इसका निकालेंगे तो यह कितना हो जाएगा, यह देखिए समांतर क्रम में है तो यह होगा R1 प्लस R 1/R1 प्लस 1/R2 यह हो जाएगा 1/R1 मान लेते हैं यहाँ पर R' यह है यह। तो इन दोनों का जो है वैल्यू R ही है तो यह यहाँ पर 1 2 न लेकर के R ही ले लेंगे तो यह हो जाएगा 1/R' बराबर हो जाएगा 2/R। अब देखिए यह वाला जो है यह श्रेणी क्रम में है और यह दोनों जो होंगे एक साथ ही कर दिया जाए तो यह जो आ जाएगा यह 2/R प्रतिरोध हो जाएगा इनका। तो इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो देखिए 2/R प्लस R। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यह हम लोग का आ जाएगा 3R। एक मिनट, यहाँ देखिए हम लोग तुल्य प्रतिरोध यहाँ पर निकाले नहीं है तो इसको जब लोग रिवर्स लिखेंगे तो R' बराबर हो जाएगा R/2। अब यह जो होगा यह प्रतिरोध यह 2/R नहीं R/2 इधर है और यहाँ पर जो है प्लस यह R श्रेणी क्रम में है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 3R/2। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। विद्युत आवेश का मात्रक होता है जूल, कूलाम, वोल्ट और एम्पियर। तो देखिए वोल्ट जो होता है यह विभव को होता है, एम्पियर जो होता है धारा को होता है, यह कूलाम जो है आवेश का मात्रक होता है। एम्पियर सेकेंड मात्रक है विद्युत ऊर्जा, विद्युत वाहक बल, आवेश और धारा। तो देखिए क्यू बराबर फार्मूला होता है NE और ये क्यू बराबर होता है फार्मूला IT। तो देखिए I से हो जाएगा एम्पियर, धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है और यहाँ पर जो समय है वह सेकेंड होता है तो यह आ जाएगा एम्पियर सेकेंड मात्रक हो जाएगा आवेश का। एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। तो देखिए एक प्रोटॉन की बात करें तो उस पर जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है
लेकिन अगर से यह प्रोटॉन की बात की गई है तो यह प्लस में होगा। अगर से यह इलेक्ट्रॉन होता तो हम लोग यहाँ पर माइनस लिखते हैं, 1.6 गुणे 10 होते -19 कूलाम। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा यह। अब हम लोग देखने वाले हैं लघु तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर या खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र क्या है? इसको बनाने की विधि एवं 2 भौतिक गुण तथा 2 रासायनिक गुण समीकरण देते हुए लिखिए। या फिर पूछा जाए, सोडियम बाइकार्बोनेट पर ताप का क्या प्रभाव होता है? बेकिंग सोडा बनाने की विधि एवं उपयोग। आवश्यक समीकरण की सहायता से दर्शाइए कि आप धावन सोडा से बेकिंग सोडा कैसे प्राप्त करेंगे। बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा गुणधर्म इन सब शब्दों से पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। और हम लोग देखते हैं इसका हल। बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है और इसका अणु सूत्र होता है NaHCO3। बनाने की विधि, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जब हम लोग प्रवाहित करेंगे तो इसमें क्या होगा कि Na2CO3 और H2O बनेगा। तो यह जो है सोडियम कार्बोनेट है, इसको फिर से जलीय विलयन में फिर से कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तो हम लोग का NaHCO3 बनेगा। इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इसका गुण, तो यह सफ़ेद क्रिस्टलीय जल में अल्प विलेय पदार्थ है। इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। इसको गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा में टूट जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग गर्म करते हैं तो यह क्या होगा, यह सोडियम कार्बोनेट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। और अगर से यह तनु अम्ल के साथ क्रिया करके लवण जल कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? इसे बनाने की विधि, गुण व उपयोग बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखिए, जिसमें जिप्सम कैसे प्राप्त करें। क्या होता है जब जिप्सम को गर्म किया जाता है? तो उत्तर है इसका, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। देखिए अगर से हम लोग जिप्सम का जो फार्मूले की बात करें तो CaSO4 और यहाँ पर 2H2O होता है, 2 जल के अणु होते हैं। अब क्या होगा कि इसको हम लोग, यह केल्विन की बात की जाए तो 373 केल्विन में, या फिर इसे बोला जाएगा कि 120 और 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो हम लोग का प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है और 3/2H2O बाहर निकल जाता है। गुणधर्म की बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद रंग का चूर्ण है जो 373 से उच्च ताप पे गर्म करने पर निर्जलीय कैल्शियम सल्फेट में बदल जाता है।
देखिए यहाँ पर CaSO4 है और H2O है। इसको जो हम लोग गर्म करेंगे तो यह कैल्शियम सल्फेट अलग हो जाएगा और H2O अलग हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया कराने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है और वह शीतलता से जिप्सम में बदल कर जम जाता है। इस क्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। CaSO4 और H2O जब इसको तीन जल के अणु से क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर हम लोग का जिप्सम बन जाता है। और इसका जो उपयोग होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, यह शल्क चिकित्सा में प्लास्टर करने में, सांचे व मॉडल बनाने में, मूर्ति व खिलौने बनाने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन परमाणु की चारों संयोजकता के बारे में ली बेल तथा वान ट हॉक की धारणा का सचित्र वर्णन कीजिए। या कार्बन की चतुष्फलकी प्रकृति पर टिप्पणी लिखिए। कार्बन की संयोजकता पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए कार्बन की जो संयोजकता होता है वह 4 होता है। यह 4 लोगों से जुड़ सकता है। तो देखिए इसको आंसर क्या बनेगा इसका, कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक ही समतल में समान रूप से 90 अंश के कोण पर वितरित नहीं होती हैं। तो देखिए जो कार्बन होता है इसकी संयोजकताएं यहाँ पर 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती हैं, यही बोला गया है। लीवेल तथा वांट हाक 1874 ईस्वी के अनुसार यदि कार्बन परमाणु को किसी चतुष्फलकी के केंद्र पर स्थित माना जाए तो इसकी चारों संयोजकताएं समचतुष्फलक के चारों शीर्षों को केंद्र से मिलाने वाली 4 सरल रेखाओं को प्रदर्शित करती होती हैं। इस प्रकार किन्हीं भी 2 संयोजकताओं के बीच 109 अंश 28 मिनट का कोण बनता है। कार्बन की चारों संयोजकताएं चित्रानुसार आकाश में वितरित रहती हैं। देखिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अगर से कार्बन को हम लोग एक केंद्र पे रख लें तो इधर देखिए एक जो मान लीजिए पीछे जा रहा है, एक संयोजकता होगी, दूसरा यह इधर होगा और तीसरा क्या होगा वह इस साइड में होगा और एक जो होगा ऊपर की तरफ होगा। ऊपर के 3D तो है नहीं, फील करिए ऊपर की साइड है तो यह जो होगा इस तरीके से हो जाएगा। और इनसे जो ये चतुष्फलकी संरचना बन रही है, ये बॉन्डिंग के 2 किसी बंध के बीच में 109 अंश 28 मिनट का कोण बनता है। सजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। सजातीय श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सजातीय श्रेणी एवं इसके उपयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कार्बनिक यौगिक का वह समूह जिसका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं तथा इसके सदस्य को समजात गण कहते हैं। जैसे एथेनॉल है और मेथेनॉल है, यहाँ पर एथेनॉल है और प्रोपेनॉल है। समजात श्रेणी के सदस्य निम्न लक्षण है। सब में क्या है कि देखिए सब में OL लगा हुआ है, क्रियात्मक समूह सब में समान है। सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं।
सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है। यही लाइन इम्पोर्टेंट है। और प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणु सूत्र CH2 का अंतर होता है। प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणु भार 10 U का अंतर होता है। और किसी एक सदस्य के गुणधर्म के आधार पर सभी सदस्यों कई सामान्य गुणधर्म ज्ञात कर सकते हैं। स्टार्च से एथिल अल्कोहल के औद्योगिक निर्माण विधि का वर्णन कीजिए। रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण भी लिखिए। किण्वन द्वारा एथेनॉल के निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एथिल अल्कोहल की 4 रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण लिखिए। एथिल अल्कोहल के एक रासायनिक गुणधर्म का समीकरण लिखिए। देखिए, एथिल अल्कोहल बनाने की विधि की बात करें तो जो औद्योगिक विधि होती है, यह जो होता है, यह एथिलीन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के अवशोषण करके भाप द्वारा जल अपघटन करा के एथेनॉल बनता है। यह मेथड है। देखिए, एथिलीन जो है, इसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो हम लोग का एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। यहाँ पर लिखा गया है, ऊपर CH3 है और नीचे है CH2HSO4। और फिर से इसका जब हाइड्रोजनीकरण होता है तो यहाँ पर CH3 CH2OH बन जाता है। यही है एथिल अल्कोहल। दूसरा विधि है कि एथिल अल्कोहल का व्यापारिक मात्रा, यह औद्योगिक विधि नहीं, औद्योगिक यह है, व्यापारिक मात्रा में निर्माण शर्करा एवं स्टार्च के किण्वन द्वारा किया जाता है। देखिए, ये औद्योगिक विधि नहीं है, यह प्रयोगशाला में बनने वाला विधि है और यहाँ पर औद्योगिक विधि है। इससे जो होता है शराब बनता है। लेकिन जो शराब होते हैं 2 ठो होते हैं, मेथिल या फिर इसको बोल सकते हैं मेथेनॉल या मेथिल अल्कोहल, और दूसरा होता है एथेनॉल या एथिल अल्कोहल। तो यह जो होता है विषैला होता है, तो इसे हम लोग ड्रिंकिंग नहीं कर सकते, यानी इसे पिया नहीं जाता है। यह ईंधन के रूप में उपयोग होता है और यह जो होता है इसे पिया जाता है, इसलिए इसका औद्योगिक विधि पढ़ा जाएगा। किण्वन एक धीमी जैविक प्रक्रिया है जो कि विषाणु या खमीर के द्वारा संपन्न होती है। स्टार्च युक्त पदार्थ के किण्वन से निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। देखिए, स्टार्च जो होता है, स्टार्च का सूत्र होता है C6H10 और O5। अब यह जल से अभिक्रिया करके हम लोग का बना लेगा यहाँ पर शर्करा। तो यह बन जाएगा C12H22 और O11। अब हम लोग क्या करेंगे, जो शर्करा बना है इसकी जल से अभिक्रिया होती है, जलीय विलयन में यह ईस्ट जब मिलता है तो यह बन जाता है ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज C6H12O6। तो फिर से हम लोग ग्लूकोज का जब हम लोग फिर से ईस्टीकरण या जाइमेज मिलाकर करते हैं ईस्ट से, तो यहाँ पर बनता है एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। स्थिरीकरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। एथिल एसीटेट के जल अपघटन की समीकरण दीजिए। एसिटिक अम्ल के प्रमुख उपयोगों का उल्लेख कीजिए। या फिर पूछा जाए एसिटिक अम्ल के स्थिरीकरण की अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। एसिटिक अम्ल के एथिल एसीटेट कैसे प्राप्त करेंगे, स्थिरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या होता है जब एसिटिक अम्ल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल से अभिक्रिया कराते हैं तो, या एथेनोइक अम्ल की
एस्टरीकरण अभिक्रिया लिखना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। जिस प्रकार अम्ल तथा क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है, ठीक उसी प्रकार अम्ल तथा एल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर तथा जल बनता है और इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। देखिए, जैसे हम लोग एसिड और बेस का अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोग का साल्ट और जल यानी H2O बनता है। उसी तरीके से देखिए, यह जो अभिक्रिया होता है इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया कराने पर लवण तथा जल बनता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसी प्रकार से हम लोग जब यहाँ पर मतलब एल्कोहल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराते हैं तो यहाँ पर ईस्टर तथा जल बनता है और इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। यहाँ पर देखिए एसिटिक अम्ल है CH3COOH और यह जब अभिक्रिया करेगा एथिल अल्कोहल से C2H5OH से तो हम लोग का बनेगा CH3COOC2H5 और जल, और इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया। इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिए। एथिल एसीटेट के जल अपघटन का समीकरण देखिए, एथिल एसीटेट जो होता है CH3COOC2H5 इसका जल से अभिक्रिया होता है तो यह जब गर्म करते हैं तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH और H2H5OH यानी उत्क्रमणी मतलब व्युत्क्रम वाला अभिक्रिया दे देता है कि जब हम लोग एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया यहाँ पर एथिल अल्कोहल से कराते हैं तो एथिल एसीटेट तथा जल बनता है, लेकिन जब हम लोग एथिल एसीटेट का अभिक्रिया जल के साथ कराएंगे या जल अपघटन कराएंगे तो हम लोग का एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल बनता है। उपयोग की बात करें तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में और कृत्रिम सिरका बनाने में किया जाता है। निकटदृष्टि दोष किसे कहते हैं? इस दोष के कारण क्या है? इसके निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किए जाते हैं? किरण आरेख द्वारा समझाइए। निकट दृष्टि दोष को दूर करने हेतु उपयोगी लेंस बताइए, इसका किरण आरेख बनाइए। लेकिन निकट दृष्टि दोष से पीड़ित वाले व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इसमें बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो दोष होता है वही दिखता है, यानी निकट दृष्टि दोष यानी निकट की वस्तु तो नहीं दिखनी चाहिए, लेकिन इसमें होता है क्या है, निकट की ही वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। निकट की वस्तु दिखाई देती है परंतु अधिक दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर कम दूरी पर आ जाती है। इस दोष के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाए, या फिर हो सकता है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, अर्थात नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाए। इस दोष के कारण दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके रेटिना वह नेत्र लेंस के बीच पी पर बन जाता है। यह मान लीजिए आँख है, आँख में रेटिना इधर है और यहाँ पर लेंस लगा हुआ है, तो यह जो होता है इन दोनों के बीच में ही प्रतिबिंब बन जाता है। ऐसे मनुष्य का दूर बिंदु अनंत न होकर के आँख के काफी पास यफ पर होता है तथा निकट बिंदु भी यह जो होता है 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर होता है। देखिए, मनुष्य की जो न्यूनतम
स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी जो होती है वह 25 सेंटीमीटर है। यहाँ पर जो किरण आरेख खींचा गया है, देखिए यह जो है कि दोष वाला आँख है, इसमें होता क्या है कि यह जा रहा है लेंस पर पड़ रहा है तो पड़ना चाहिए रेटिना पर, और यहीं पर क्या होता है दोनों किरणें मिल जाती हैं और यहीं पर प्रतिबिंब बन जाता है। तो इससे लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें लेंस का यूज करते हैं। और यह कौन सा लेंस होता है, तो देखिए निकट दृष्टि दोष होता है, जो निकट दृष्टि दोष, इसमें ये जो लेटर को काउंट करेंगे तो 1, 2 और 3 अक्षर का यह है पूरा। तो 3 अक्षर का है इसमें एक अक्षर अपने से और ऐड कर देंगे, हो जाएगा तो 4 अक्षर। अब हम लोग 4 अक्षर वाला लेंस का यूज करेंगे। देखिए लेंस हम लोग मुख्यतः दो ही पढ़ते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब इन दोनों में अगर से देखा जाए तो 4 अक्षर वाला कौन सा लेंस है, तो यहाँ पर अवतल लेंस है। तो इस वजह से निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष का निवारण, निकट दृष्टि दोष में नेत्र का दूर बिंदु F अनंत से कम दूरी पर ऐसी स्थिति में होता है जहां से चलने वाली किरणें बिना समंजन क्षमता घटाए या समंजन क्षमता लगाए रेटिना पर मिलती हैं। इस दोष को दूर करने के लिए ऐसे अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है कि अनंतता पर रखी वस्तु से चलने वाली किरणें इस लेंस से निकलने पर नेत्र की दूर बिंदु F से चली हुई प्रतीत होती है। तब यह किरणें नेत्र लेंस के से अपवर्तित होकर रेटिना F पर मिलती हैं, जहां वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाता है तथा वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह ओम का नियम, ये याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोगों का वर्णन कीजिए। ओम के नियम की व्याख्या संबंधित विद्युत परिपथ बनाकर कीजिए। प्रतिरोध का मात्रक भी बताइए या ओम के नियम लिखिए। इसके आधार पर 1 ओम की परिभाषा दीजिए। देखिए ओम का नियम हो, ओम का नियम, ओम के नियम के अनुसार जब हम किसी चालक तार की भौतिक अवस्था ताप, दाब व आयतन में कोई परिवर्तन न करें तो चालक पर प्रवाहित धारा उनके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। तो उसमें प्रवाहित जो धारा होती है उसके सिरे पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। ध्यान सुनिए एक बार फिर से। ओम ने बताया था कि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था ताप, दाब एवं आयतन में कोई परिवर्तन न किए जाए तो उसमें प्रवाहित धारा उनके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। यह ध्यान से सुन करके उसको लिख लीजिए। यह आगे बढ़िए। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर भी उसमें बहने वाली धारा I हो तो ओम के नियम के अनुसार हो जाएगा V प्रोपोर्शनल I। अब जब यह हटाते हम लोग तो एक नियतांक आ जाता है, तो V बराबर आ जाएगा IR, और यह जो R है यह नियतांक है और इससे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। अब V बराबर हो जाएगा हम लोग का फार्मूला IR।
अतः यह नियम बताता है कि किसी परिपथ में प्रतिरोध उसके सिरों के बीच विभवांतर तथा प्रवाहित धारा के अनुपात होता है। यानी हम लोग को प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध का हम लोग क्या डिफिनीशन दे सकते हैं। अगर से हम लोग इसको आई को इधर भेज दें तो यह हो जाएगा V अपान में आई। तो यह लिख सकते हैं हम लोग कि विभव तथा धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। या फिर हम लोग लिख सकते हैं कि विभव जो प्रतिरोध होता है धारा के प्रवाह में उत्पन्न रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। यदि हम विभवांतर तथा धारा के ग्राफ खींचते तो वह एक सरल रेखा आती है। इससे भी यह प्रदर्शित होता है कि विभवांतर तथा धारा के समानुपाती होता है। देखिए, अगर से हम लोग धारा और विभव का अगर से ग्राफ खींचें तो हम लोग इस तरीके से दिखाएंगे सततता वाले में कि इधर ले लेते हैं हम लोग धारा और इधर हो जाएगा V। तो अब हम लोग का क्या हो जाएगा कि इसमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि यह धारा जो होता है विभव के समानुपाती होता है। प्रतिरोध का मात्रक, तो प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और इसका प्रतीक चिन्ह ऐसे बनता है। 1 ओम की परिभाषा, यदि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर 1 वोल्ट तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। ठीक है, और यह कैसे निकला है, देखिए R बराबर होता है V अपान में I। अगर से हम लोग R की वैल्यू 1 चाहते हैं तो हम लोग को V का मान भी 1 करना पड़ेगा और I का भी मान 1 करना पड़ेगा। तो यह हो जाएगा R बराबर 1। तो यह डिफिनीशन आप लोग याद रख लीजिए, यह 10वीं लेवल से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।